हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिवा। कैसे हैं आप लोग बेटा? आगे सब लोग। तो चलो आगे की बात स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की बात चल रही है, वर्क डन की बात चल रही है। वर्क के साइन कन्वेंशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे कि वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हमें पॉजिटिव लेके चलना है और वर्क डन बाय दिस सिस्टम नेगेटिव लेके चलना है। और इसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। जस्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे बेटा। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। हम्म। चलो स्टार्ट हो जाओ। आंसर बताओ बेटा इसका जल्दी से। बोलो भाई, आंसर बोलो इसका। इफ 1 mole of a gas is heated at constant pressure to raise its temperature by 1 degree, what is work done? लीना, आशीष, अनुराग, बेटा आंसर निकालो इसका। नितिन, सबसे पहली बात प्रोसेस को समझो, कौन सी प्रोसेस होगी, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें। देखो, condition is given that ki 1 mole gas is heated at constant pressure to raise its temperature by 1 degree Celsius। अब ये टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट करा रहे हैं, मींस ये जो प्रोसेस हो रही है, इसने बोला नहीं कि रिवर्सिबल है। और मैंने आपको क्या बोला था कि जब तक क्वेश्चन में क्लियर कट इंडिकेशन नहीं हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, आप उसको रिवर्सिबल अज्यूम नहीं कर सकते।
So again, this question is related to irreversible. This question is related to irreversible. So irreversible में वर्क डन कैसे निकलता है बेटा? W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V. इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, साइन बाहर से लगा देंगे, साइन बाहर से लगा देंगे. क्या लगना चाहिए साइन? अच्छा पहले सोचो, अगर किसी चीज का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपेंड करेगा कांस्टेंट प्रेशर पर. वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी होता है, पता है ना सबको जो बेटा. सो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा मींस वर्क डन बाय द सिस्टम बाय द गैस होगा, तो यह माइनस होना चाहिए, यहां पर इसका साइन माइनस लिया जाएगा. अब P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V कैसे निकाला जाएगा भाई? देखो, प्रेशर 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 भी नहीं दिया हुआ है और वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं. अरे आपको ये तो पता है गैस सिस्टम के लिए PV इज इक्वल टू एनआरटी होता है, होता नहीं होता? PV इज इक्वल टू एनआरटी. सो PV इज इक्वल टू एनआरटी इसमें अप्लाई कर दो. लेकिन ये P इंटू वी नहीं है, ये P इंटू डेल्टा V है. तो कोई बात नहीं, जो चीज डेल्टा और यहां के आगे इस साइड के आगे भी डेल्टा लग जाएगा. सो P इंटू डेल्टा V का मतलब है राइट साइड का भी डेल्टा, डेल्टा एनआरटी. लेफ्ट साइड का डेल्टा, प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर में डेल्टा नहीं लग रहा है. P डॉट डेल्टा V का मतलब राइट साइड का भी डेल्टा हो गया आपके पास. अब यहां पर ये देखो बेटा, राइट साइड में कौन कौन से टर्म कांस्टेंट टर्म्स हैं? मोल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा. आर कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर में चेंज आ रहा है 1 डिग्री का. तो डेल्टा जो फाइनली लगेगा वो सिर्फ टेम्परेचर से पहले लगेगा, टेम्परेचर से पहले लगेगा और किसी से पहले नहीं लगेगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि P डॉट डेल्टा V इट इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी. ये चीज यहां से निकल के आ गई. P डॉट डेल्टा V का मतलब है कि एन आर डेल्टा टी भी होता है. कहीं कहीं पर बेटा ये डेल्टा एन आर टी भी हो सकता है, मींस एन से पहले भी डेल्टा लग सकता है अगर एन चेंज हो रहे हैं. हाँ, आर से पहले कभी डेल्टा नहीं लग सकता, आर तो कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है. सो दिस इज एन आर डेल्टा टी. तो इस P डेल्टा V की जगह हम क्या लगा देंगे? दिस इज एन आर डेल्टा टी. बस. अब n कितने हैं? n हमारे पास 1 मोल है. r कितना होता है? r हमारे पास 8.3 जूल पर मोल होता है. और डेल्टा डी कितना हो गया? 1 डिग्री का चेंज आ रहा है, तो सीधे सीधे आंसर बस इतना आ गया इसका -8.3 जूल. दिस इज द आंसर. बस इतना सा क्वेश्चन था. आया भाई समझ में सबको? ठीक है. हाँ चलो बेटा आगे बात करते हैं. अच्छा चलो एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूं. एक और क्वेश्चन इसका ले लेते हैं बेटा. सारे टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक और क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं. अच्छा वो कुछ मुझे लगता है कुछ गलती हो गई, क्वेश्चन नहीं आया इसमें. कोई बात नहीं. आई थिंक लेट मी चेक आंसर. क्वेश्चन कहाँ है इसमें? हाँ अब आ गया. यस. हाँ दिस इज द क्वेश्चन. यस. ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा वर्क डन पर, उसके बाद हम हीट पर चलेंगे. चलो इसको स्टार्ट करो बेटा, शुरू हो जाओ. ये नीचे वाला क्वेश्चन तो अभी हमने कर दिया, इसको मत करना. नीचे वाला क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डन. ये नहीं करना, ये तो हो चुका है हमारा. जस्ट डू दिस. ट्राई करो इसको बेटा सबके सब. सारे क्वेश्चन के टाइप थोड़ा थोड़ा चेंज होते जा रहे हैं. सो यू शुड बी वेल अवेयर कि भाई कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगने जा रहा है.
चलो बेटा इसका आंसर निकालो। लीना, आशीष, अनुराग, नितिन, पीयूष, लक्ष्य, विजय, calculate the work done when 50 gram of iron is dissolved in HCl। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आ रहा है केमिकल रिएक्शन का। एक रिएक्शन हो रही है आयरन और HCl के बीच में। उस रिएक्शन में आपको वर्क डन निकालना है। हर टाइप के प्रोसेस की डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं जैसे सडनली गैस रिलीज होती है तो वर्क डन कितना होता है। जस्ट अभी हमने बात करी कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वर्क डन कैसे निकलता है। और अब बात हो रही है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन किसी कंटेनर के अंदर हो रही है तो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा। एक बार पहले आप सोचो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको आयरन के एटॉमिक मास की जरूरत है बेटा तो आयरन 56 होता है। आयरन एटॉमिक मास 56, आयरन एटॉमिक मास 56। चलो एक काम कर लो। अच्छा ये जो आयरन का वेट दिया है ना, इस वेट को चाहे तो 56 से ले लो, कोई बात नहीं। ये वेट चलो ठीक है, मैं राउंड फिगर में इसको 1 मोल कर देता हूं, 56 ही हो गया ये आपके पास। अब निकालो जरा इसका आंसर कितना आएगा। जो लोग 50 से कैलकुलेशन स्टार्ट कर चुके हैं कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, अदरवाइज 56 कर सकते हो इसको, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगा। सो 1 मोल आयरन को HCl के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। अब यहां पर पहले बात आती है कि भाई आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। चलो रिएक्शन भी मैं लिख देता हूं। देखो रिएक्शन क्या होती है इसमें रिएक्शन होती है बेटा, आयरन HCl से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है फेरस क्लोराइड FeCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आयरन जो है HCl से रिएक्शन करता है, आयरन सॉलिड होता है, HCl आपका लिक्विड होता है, FeCl2 भी सॉलिड की फॉर्म में, और हाइड्रोजन यहां पर आपके पास गैस है। इस पूरी प्रोसेस में आपको वर्क डन निकालना। अब अपना दिमाग लगाओ, इससे आगे कुछ नहीं बताऊंगा अभी मैं। शिवम का आंसर आ गया। शिवम ने पहले पार्ट का आंसर दे दिया है 0 और दूसरे पार्ट का आंसर दिया -2.5 किलो जूल। अभी देखते हैं बेटा, आंसर चेक करते हैं अभी, बाकी कुछ और के आंसर आ जाने तो इसमें। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो अगर सबको पता होगा, मैंने बताया था आपको बेटा, एक नोट की फॉर्म में लिखाया था कुछ बात। अगर क्लोज्ड कंटेनर में कोई भी प्रोसेस होती है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है क्लोज कंटेनर में, तो यू विल अज्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस और वर्क डन सीधे 0 लिख दोगे। अरे ये तो बताया हुआ पार्ट है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो 0 होना चाहिए, इसका आंसर तो सबका आ जाना चाहिए था अब तक। लीना 0.89 मोल्स। मोल्स क्या चीज है बेटा? आई एम आस्किंग फॉर द वर्क डन। लीना बेटा वर्क डन निकालना है। नितिन का आंसर 2210 अप्रोक्स। ओके, शिवम ने सेकंड पार्ट। शिवम बेटा आपने ऊपर आंसर दिया तो था, वो किलो जूल में दिया था, एटीएम लीटर में। बार बार आंसर बेटा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। क्या आप यूनिट चेंज करना चाहते हो? अच्छा, आप नई यूनिट के साथ आंसर बताना चाहते हो। एटीएम लीटर में आपका 2500 आ रहा है, तो एटीएम लीटर को बेटा अप्रोक्सीमेट 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जूल बन जाता है। ये डायरेक्ट टेक्निक याद रखो। एटीएम इंटू लीटर को अगर 100 से, 101 होता है वैसे, बट अप्रोक्सीमेट 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना बेटा तो जूल बन जाएगा। बोलो भाई बोलो। देखो 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 देखो, 2212, ठीक है ठीक है। ये 2200, 2300, 2500 ये सब करेक्ट आंसर है बेटा, सब करेक्ट आंसर है, एक्सेप्टेड बेटा, ऑल आर करेक्ट आंसर्स। यस, देखो फर्स्ट पार्ट तो 0 हो गया, उसकी बात खत्म करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है बेटा,
आयरन जब HCl से रिएक्शन कर रहा है ओपन कंटेनर में, तो ओपन कंटेनर मैंने आपको लिखाया था कि आइसोबैरिक सिस्टम बन जाएगा आपका, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, मींस इरिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला लगा सकते हो यहां पर P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो लगेगा W इज इक्वल टू, इट इज W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V। अब डेल्टा V यहां पर क्या है बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू दिस इज वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेट माइनस फर्स्ट स्टेट। अब एक केमिकल रिएक्शन में सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट कौन सी होती है? अरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात हो रही है यहां पर। सेकंड स्टेट का मतलब है प्रोडक्ट साइड, दिस इज प्रोडक्ट साइड, और फर्स्ट स्टेट का मतलब यहां पर होता है कौन सी, रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड, ये आपके पास फर्स्ट स्टेट है सिस्टम की, सिस्टम ने कुछ किया, अल्टीमेटली जो है ये सिस्टम की सेकंड स्टेट आ गई बेटा। तो रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट का वॉल्यूम करना है आपको, टोटल प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस से टोटल रिएक्टेंट का वॉल्यूम। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट और एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट है। देखो एक एक चीज इसके समझना बेटा जरा। ये हो जाएगा अब आपके पास P एक्सटर्नल इनटू दिस इज वॉल्यूम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में कौन कौन है, FeCl2 है और हाइड्रोजन है, तो इसको लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ FeCl2 प्लस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ये तो हो गया बेटा सेकंड साइड का वॉल्यूम, ठीक है ना, माइनस फर्स्ट साइड का वॉल्यूम में कौन कौन है, आयरन है और HCl है, मींस आयरन का वॉल्यूम प्लस HCl का वॉल्यूम। ये फर्स्ट साइड का वॉल्यूम हो गया, फर्स्ट स्टेट का वॉल्यूम हो गया, ये करना पड़ेगा हमको। अब यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन सुनो ध्यान से, आपने जितनों ने आंसर निकाला आंसर बोले ठीक है आ रहा, हो सकता है देखो मेथड देखो आपकी मेथड एग्जैक्टली है करेक्ट या नहीं है बेटा। ये काम करने के बाद इसमें अभी क्या करना है बेटा कि जितने सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम गैसियस सब्सटेंस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल अज्यूम किया जाता है। सॉलिड और लिक्विड काफी टाइटली पैक्ड है ना, सॉलिड तो बहुत टाइटली पैक्ड है, लिक्विड भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा टाइटली मान सकते हो, बट गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। अगर उतनी ही अमाउंट की गैस हो तो गैस की कंपैरिजन में सॉलिड और लिक्विड अगर कभी उनके वॉल्यूम प्लस या माइनस उसके साथ होते हैं गैस के साथ, तो उनको निग्लेक्ट करना है। तो कैसे निग्लेक्ट करेंगे, यहां पर ये देखो आपके कौन कौन से सॉलिड है, जैसे ये है आपके पास ये नेग्लिजिबल, ये तो गैस है ये ऐसे रहेगा, ये सॉलिड है आपके पास नेग्लिजिबल, ये लिक्विड है आपके पास नेग्लिजिबल, मींस इनके वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है। और हम अभी ऐसे निकाल भी सकते, डेटा इनकम्प्लीट है, निकाल कैसे सकते थे, इसका मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी वो बहुत लॉन्ग टेक्निक हो जाएगी, ऐसे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। सो अप्रोक्सीमेशन लेते हुए चलना है यहां पर। सो अब देखो अल्टीमेटली क्या आ गया कि फॉर्मूला हमारा रिड्यूस हो गया, दिस इज P एक्सटर्नल इनटू सिर्फ ये वॉल्यूम रह गया, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ओनली। और मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली बिना ये सोचे समझे सीधे इसका वॉल्यूम ले लिया था, उन्हें लगा कि खाली गैस का वॉल्यूम इसके साथ करना है, मींस डेल्टा V का कोई मतलब नहीं है, सीधे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिख दो। अरे टेक्निक से पूरा जाना पड़ेगा। मान लो अगर ये नेग्लेक्ट नहीं होते तो क्या होता, अब जरा ऑनेस्टली बताना कितनों ने ये नेग्लेक्ट नहीं किया था, मींस मेथड गलत है, भले ही बाई चांस आपने डायरेक्ट ये लिख दिया था, बताना जरा जल्दी से कितनों ने, ऑनेस्टली बताओ कितनों ने गलत किया है, देखता हूं भाई कितनों ने गलत किया है। पीयूष ओके, एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात है बेटा, जो है नितिन भी एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ तभी तो बेटा मैं एक एक चीज का बेस समझाते हुए चलता हूं। डायरेक्ट बुक में ऐसे दिया हुआ है, बुक वाले क्या ये सब गायब करेंगे, पक्का ही गायब करते हैं, वो सीधे ये लिखेंगे और डेल्टा कहां खा गए कुछ नहीं बताएंगे, सीधे लिख देंगे ये। अरे डेल्टा को मतलब डेल्टा यूज तो करो, ठीक है, बाई चांस कुछ जीरो हो रहे हैं तो फिर अल्टीमेटली कहानी कुछ और बन रही है, ठीक है। तो चलो बेटा इस चीज को समझो। अब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन तो आप सबने निकाल लिया होगा बेटा कि 1 मोल आयरन से कितना हाइड्रोजन बन रहा था, वो बैलेंस करने वाला रिएक्शन।
मेरे ख्याल से 1 मोल ही हाइड्रोजन बन रहा था वहां पर, जो Fe प्लस 2HCl इज इक्वल टू FeCl2 प्लस H2। तो 1 मोल आयरन मैंने दिया था, 1 मोल हाइड्रोजन बन जाएगा, तो 1 मोल हाइड्रोजन बन जाएगा। इसे P इंटू वी की जगह आप चाहे NRT भी लगा सकते हो। पीवी किसके लिए? जैसे वॉल्यूम हाइड्रोजन का चल रहा, तो अब मोल भी हाइड्रोजन के चलेंगे, चलेगा वो चीज। अरे P इंटू वी किसी गैस के लिए लगा रहा हो तो गैस का NRT भी यूज हो सकता है। अब ये भी ध्यान देना, कुछ क्या स्टूडेंट गलती करते हैं, अगर यहां पर कोई सॉलिड या लिक्विड होता है तो गलती से P इंटू वी इज इक्वल टू NRT मत लगा देना। ये नहीं कि सर हमेशा करते थे PV इज इक्वल टू NRT। अरे P इंटू वी इज इक्वल टू NRT सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए होता है, और हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस होकर गैस के लिए बन गई है, तो इस गैस के लिए मैं NRT लगा रहा हूं बेटा। और इस NRT की वैल्यू कितनी कितनी है आपके पास? नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर? ये तो है हमारे पास 1 मोल, R का वैल्यू 8.3, अगर जूल में आंसर निकालना है बेटा, इनटू टेम्परेचर वगैरह शायद कुछ दिया था उसने या क्या किया था, टेम्परेचर कुछ दिया था उसने, हाँ 25 डिग्री सेल्सियस मीन से 298, चाहे तो अप्रोक्सीमेट 300 ले लो उसको। अब यहां से आंसर आएगा, और साइन क्या लगेगा भाई? देखो बाद का वॉल्यूम जो है पहले के वॉल्यूम से ज्यादा हो गया, पहले में तो दोनों जीरो हो गए और बाद में जो है एक का वॉल्यूम बच गया। एक्सपेंशन का केस है तो साइन इसका माइनस आएगा। ये कहानी थी आपकी, समझे? ऐसे करना था पूरा का पूरा क्वेश्चन बेटा। सो चलो बेटा, वर्क डन पे हमने काफी कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब देखो क्वेश्चंस की बेटा कोई लिमिटेशंस नहीं होती, कराने को तो यही कराते रह जाएंगे। बाद में जब एक बार सिलेबस सही से हो जाएगा ना 11th 12th का, तो बाद में फिर जब रिवीजन कराऊंगा तो और आपको जो एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस बाद में कराऊंगा। आप लोग अपनी प्रैक्टिस मत बंद करना। ये देखो फिर से मुझे एक बात बोलनी पड़ी, प्रैक्टिस याद आ गई, तो प्रैक्टिस असाइनमेंट बेटा सब लोग नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो है मैं ये देख रहा था कि भाई ज्यादातर लोगों ने जो है अभी वो प्रैक्टिस असाइनमेंट जो मैंने आपको बोला था वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने का प्रोसेस बेटा नहीं किया है। क्यों नहीं किया बेटा? खाली क्लास पढ़ के क्या मिलेगा बेटा? आज भी मैंने एक सजेशन दिया था ग्रुप में आप सबको, बेटा वो असाइनमेंट आप लोग के लिए है। जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूं तो आप उसको लेना क्यों नहीं चाह रहे हो, ये बताओ मुझको। उसको लेके कुछ एक दो क्वेश्चंस कुछ तो करोगे, कुछ तो सीखोगे उसमें से बेटा। अब जरूरी तो नहीं कि उसमें जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने क्लास में कराए हूं, उसमें कुछ नई वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, फिर मुझसे पूछने के सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है करके। जितने भी डाउट होंगे आप सबको बोल रखा बेटा, डाउट आप लोग सब सैटरडे की इवनिंग में मुझे बता देना, ताकि मैं संडे या संडे के डे टाइम में आप मुझे बता देना, संडे की इवनिंग में जो क्लास होगी उसमें हम उस डाउट को सारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा? पूरे वीक में ऐसे डाउट मत लिखा करो बच्चा, टाइम भी नहीं होता है बेटा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, संडे की मैंने एक क्लास आप लोगों के लिए डाउट के लिए रख रहा हूं मैं इस बार भी, तो सैटरडे की इवनिंग या बेटर होगा कि संडे के डेट टाइम में आपने अपने डाउट लिखकर मुझे भेज देना, जैसे प्रैक्टिस असाइनमेंट इसका ये डाउट है करके, वो मैं आपको संडे की क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? हाँ पीयूष, क्या बेटा नेगेटिव साइन फिर से? अरे बेटा ये देखना, सेकंड साइड का वॉल्यूम क्या हो गया, सेकंड साइड का वॉल्यूम ज्यादा हो गया है। फर्स्ट साइड में तो दोनों का वॉल्यूम जीरो हो गया था, तो ये एक्सपेंशन का केस है। एक्सपेंशन के केस मतलब बाय द सिस्टम, और बाय द सिस्टम केमिस्ट्री में माइनस लेते हैं, यही चीज फिजिक्स में आती तो प्लस में आंसर हो जाता है। ठीक है? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाए। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक बताओ, किसका वेट हो रहा है टॉपिक का? नेक्स्ट टॉपिक इज हीट एंड हीट कैपेसिटी। हीट एंड हीट कैपेसिटी, बेसिकली हीट है। अब हीट को डिफाइन करना है तो हीट कैपेसिटी को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। ये मेन टर्म है हीट कैपेसिटी। हेडिंग देंगे बेटा सबके सब, हीट एंड हीट कैपेसिटी। ऑल इफ यू पुट दी हेडिंग बेटा, हीट एंड हीट कैपेसिटी। हाँ विवेक देवनाथ बेटा, ठीक है अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू बेटा। स्टार्ट करो चलो यहां से, हीट एंड हीट कैपेसिटी। समझो इस चीज को बेटा। देखो हीट कैपेसिटी क्या है? अरे सिंपल सी बात है, हीट को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, मतलब हीट या तो गेन हो रही है लूज हो रही है, हीट को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी, मतलब और क्या हो सकता है? अरे अगर कोई सिस्टम अपना टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज कराना चाहे, कोई सिस्टम अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना चाहे, तो
तो उसको कितना हीट का एक्सचेंज करना पड़ेगा, दैट इज हीट कैपेसिटी। वर्ड को तोड़ दिया बस हमने। हीट की कैपेसिटी, हीट को रखने की या निकालने की कैपेसिटी, किस कंडीशन में रखने की या निकालने की कैपेसिटी, जिससे सिस्टम का टेम्परेचर या तो 1 डिग्री डाउन हो जाए या 1 डिग्री अप हो जाए। अगर हीट गेन होगी तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम 1 डिग्री अप हो जाएगा, अगर हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम 1 डिग्री डाउन हो जाएगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज कराने के लिए जो भी हीट का लेना देना होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, दैट इज हीट कैपेसिटी। एक और छोटी सी बात यहां पर ऐड कर लो, सिस्टम का अमाउंट भी फिक्स है। ये नहीं कि कोई भी सिस्टम, पर यूनिट मास का सिस्टम लेना है। मींस अगर 1 किलोग्राम या 1 ग्राम सिस्टम है तो उस यूनिट मास ऑफ सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज कराने के लिए जो भी हीट का एक्सचेंज होता है, दैट इज हीट कैपेसिटी। समझ में आई बात? अभी बता रहा हूं और बोर्ड पे भी बता रहा हूं, मुझे बोलने की ज्यादा आदत है। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, सबके सब स्टेटमेंट लिखो, जल्दी से लिखो। इट इज द हीट एक्सचेंज, it is the heat exchanged by the system, थोड़ा चेंज करना बेटा इसको, इट इज द हीट एक्सचेंज्ड बाय पर यूनिट मास ऑफ सिस्टम, बाय पर यूनिट मास ऑफ सिस्टम, पर यूनिट मास ऑफ सिस्टम, so that its temperature changes by 1 degree Celsius. Temperature changes by 1 degree Celsius. लिखा सबने बेटा? हीट को स्टोर करने की या लूज करने की कैपेसिटी है सिंपल ये बेटा। अब देखो इस हीट कैपेसिटी के बेसिकली बेटा वैसे 2 टाइप होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप यूनिट कौन सा लेना चाहते हो, सिर्फ यूनिट का खेल है। सिस्टम का अमाउंट किस यूनिट में लेना चाहते हो, जैसे वैसे तो हमने पर यूनिट मास लिख लिया है, कभी कभी पर मोल भी ले लेते हैं। मोल भी तो चलता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पर मास चलता है, केमिस्ट्री में पर मोल चलता है। तो पर मोल सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज कराना चाहते हो या पर यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज कराना चाहते हो, इसके बेस पे हीट कैपेसिटी के 2 अलग अलग नाम दे दिए हैं, खाली 2 अलग अलग नाम दे दिए, जस्ट यूनिट चेंज करके। सो देखो एक टाइप की हीट कैपेसिटी कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये HC मतलब हीट कैपेसिटी है, और एक कहलाती है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। समझो इस चीज को। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बेटा हम जनरली S से रिप्रेजेंट कर देते हैं और मोलर को C से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन सिंबल्स में मत जाना बेटा, ये सिंबल्स बड़े धोखेबाज होते हैं। कुछ लोग दोनों को C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको CS दिखा देते हैं, इसको खाली C लिख देते हैं। चलेगा, क्या फर्क पड़ गया उससे? जो आप तो बस मेन नाम पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आपको यूनिट देखकर पता चल जाएगा स्पेसिफिक है या मोलर है, कोई ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना दोनों में। देखो क्या है, यहां नाम से समझ में आ रहा है कि मोलर मींस ये पर मोल होगी आपकी, और स्पेसिफिक जो बनाएगी वो पर यूनिट मास के लिए बनाएगी। क्या चीज है बेटा? जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S, इट इज द हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम। हीट को Q से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, हीट को रिप्रेजेंट, ये आपका जो मास्टर सिंबल है ये कहीं चेंज नहीं होने वाला, हीट का सिंबल हमेशा Q रहेगा। सो इट इज द हीट एक्सचेंज मींस Q, किससे? पर यूनिट मास ऑफ द सिस्टम। पर यूनिट मास, पर मतलब डिवाइडेड बाय मास, m मास का सिस्टम लिया तो पर यूनिट मास कर दिया। पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर मींस चेंज इन टेम्परेचर पर डिवाइडेड डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा। सो हीट है पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर के लिए, ये होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी बेटा? वही चीज है भाई, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ये हो जाएगी पर मोल फॉर चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, पर चेंज इन टेम्परेचर, पर मोल पर चेंज इन टेम्परेचर। सो मोल अगर है, देखो ये है मोल बेटा, तो मोलर हीट कैपेसिटी बन गई, ये चीज है मोल आपके पास, और ये आपके पास मास,
इसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको मास हीट कैपेसिटी नहीं बोलते, इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बेटा। जो अब यहीं से जो है अल्टीमेटली हीट के फॉर्मूले बनेंगे। अब एक बात और बता दूं बेटा यहां पर मैं आपको, जैसे मैं बोल भी रहा था डिस्कशन में कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मास, मतलब ये जनरली फिजिक्स में यूज होता है और ये केमिस्ट्री में ज्यादातर यूज होता है। तो फिजिक्स में किस टाइप की बात करते हो आप? सॉलिड बॉडी की बात करते हो, यहां पर हम गैसियस सिस्टम की बात करते हैं। तो इन जनरल वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इन जनरल ना बेटा ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये आपके सॉलिड सब्सटेंसेस पे अप्लाई करते हैं या लिक्विड सब्सटेंसेस पे अप्लाई करते हैं इन जनरल। और मोलर हीट कैपेसिटी में जनरली हम बेटा गैसियस सब्सटेंसेस को डील करते हैं जनरली। बट ऐसा थोड़ी ना है कि गैस का मास नहीं होता या सॉलिड का मोल नहीं होता। ये खाली जनरल बात बोल रहा हूं, मुझे ऐसी बकवास बात बोल रहा हूं मैं, समझ लो कि जनरली सॉलिड लिक्विड वाले के क्वेश्चन जो एस में आते हैं और गैस के क्वेश्चन सी में आते हैं, लेकिन क्रॉस भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तीनों के लिए दोनों टाइप की हीट कैपेसिटी चल सकती है। सबके सब जल्दी से नोट कर लो बेटा, इसको जल्दी से नोट कर लो इसको। दोनों हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट। आई थिंक डेफिनेशन फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, एक लिख दिया डेफिनेशन चलेगा। वही पर यूनिट मास की जगह पर यूनिट मोल कर लेना है बस आपको। लिख लो बेटा, फोकस रखो सबके सब। अभी मैसेज पे ध्यान नहीं रखना बेटा, अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ कहीं कोई सब बात समझ में नहीं आ रही तो मुझे मैसेज करो। अभी आगे बात चल रही, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया है सही से टॉपिक है आपका। नोट हो गया सबका? चलो आगे लगते हैं बेटा इसमें। सो यहीं से देखो बेटा, अभी क्यू, हमें क्यू चाहिए, तो भाई ये क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? इस क्यू का फॉर्मूला इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो। सो आप कह सकते हो कि हीट इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ये होता है हीट का फॉर्मूला, एम एस डेल्टा टी, मास मल्टीप्लाइड बाई हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। या मोल वाला दिया हुआ है तो मोल के हिसाब से भी बना सकते हो। यहां से क्या हो जाएगा, हीट का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। एक ही चीज है बेटा, अगर N अप्लाई होगा तो C अप्लाई होगा और M अप्लाई होगा तो उसके साथ S अप्लाई होना है। सर हम क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि C है या S है? क्वेश्चन में तो वो हमेशा बेटा ऐसे ही बोलेगा, खाली हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू इतना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्पेसिफिक है या मोलर है? अरे यूनिट देख लो ना, यूनिट मैंने नहीं बताई तो कर नहीं सकते हो क्या? अरे देखो क्या बता देता हूं, इसका यूनिट क्या आएगा बताओ? इसका यूनिट क्या बनेगा? यूनिट इसका क्या बनेगा बताओ? इसका यूनिट, अरे हीट का यूनिट है जूल डिवाइडेड बाय मास। सपोज किलोग्राम या ग्राम जो भी दिया हो, देख लेना ग्राम किलोग्राम दोनों चलेगा। और ये डेल्टा टी आपका जो डिग्री सेल्सियस या केल्विन में चलेगा। अरे डेल्टा टी बेटा केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में सेम होता है, ठीक है? तो ये डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, केल्विन भी लिख सकते हो। तो जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जैसे आपने देखा कि पर किलोग्राम या पर ग्राम है, समझ जाना एस से रिलेटेड बात हो रही है। और इसका क्या बनेगा बताओ? ये तो हो गया जूल। जूल में कैलोरी में भी ले सकते हो, ऐसा नहीं, कैलोरी भी चल सकता है। आपको पता है कि कैलोरी भी यूनिट चल रही है हमारे चैप्टर में, और यहां तो खासकर चलेगी बेटा। सो कैलोरी या जूल डिवाइडेड बाय मोल और पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन ले सकते हो आप, एक ही बात है। तो अगर देख रहे हैं आप कि उसके यूनिट में मोल लिखा है तो समझ जाना सी दिया हुआ है, और यूनिट में ग्राम या किलोग्राम दिया हुआ है तो समझ जाना एस दिया हुआ है। कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है इसमें? कुछ भी बिना बात के कॉम्प्लिकेट करना है उसको। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई हुई है सबको बेटा, ठीक है? अब इसमें आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एलाबोरेट और कर दूं। वैसे केमिस्ट्री में इससे ज्यादा तो नहीं है, बट थोड़ा फिजिक्स से मुझे चीजें याद आ रही हैं, कर ही लेते हैं इसको भाई। फिजिक्स में हीट का टॉपिक है। देखो बेटा ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है ना सी, ध्यान दो सबके सब यहां पर, जो मोलर हीट कैपेसिटी है सी बेटा, अल्टीमेटली ये दो टाइप की होती है। ये डिपेंड करती है कि जो हीट आप एक्सचेंज कर रहे हो सिस्टम के साथ वो किस कंडीशन पे कर रहे हो, क्या कांस्टेंट मेंटेन करते हुए कर रहे हो। सो ये हीट कैपेसिटी मोलर वाली ये फर्दर दो टाइप की हो सकती है। एक हीट कैपेसिटी कहलाती है सीपी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।
और दूसरे टाइप की हीट कैपेसिटी होती है बेटा कौन सी वाली, दैट इज सी वी। इसको बोलते हैं, वी का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बता रहा हूं मीनिंग क्या है बेटा इसका, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी एंड सीवी, देखो सीपी का मतलब यह बेटा कि उस हालत में आपने हीट का लेना देना किया है सिस्टम के साथ कि जब प्रोसेस का प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन किया गया है। सो एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हीट एक्सचेंज हो रही है तो सीपी बोला जाता है। और अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम मींस वॉल्यूम फिक्स कर दिया, कंटेनर को क्लोज कर दिया, याद है ना कंटेनर क्लोज का मतलब वॉल्यूम फिक्स, तो वॉल्यूम फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो उस हालत में जो भी हीट का एक्सचेंज होगा दैट इज पर्टिकुलर हीट कैपेसिटी इज नोन एज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो बाकी कुछ नया नाम नहीं है, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फॉर्मूला भी बना सकते हो फिर से इनका, क्या क्या फॉर्मूला आ जाएगा भाई, सीपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सीपी इज इक्वल टू क्यू। अब क्यू भी बताना पड़ेगा भाई, हम कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं तो क्यू पी लगा दो, पी का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। अरे मोल और डेल्टा टी थोड़ी ना कांस्टेंट प्रेशर से रिलेटेड है कुछ, वो तो उतने ही रहेंगे। और दूसरा वाला यहां सीवी क्या बनेगा बेटा आपके पास, सीवी की अगर बात करें हम, सीवी सीवी हो गया हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। ये चीज हो गया आपके पास। या पूरे हीट का फॉर्मूला निकालना है फिर से निकाल लो इसका मल्टीप्लाई करके। सो क्यू पी अगर निकालने को आती है तो ये होता है एन सी पी डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई कर रहे हो या ले रहे हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और बेटा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का लेना देना हो रहा है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, इट इज एन सीवी डेल्टा टी, एन सीवी डेल्टा टी, एन सीवी डेल्टा टी। ठीक है, सीपीसीवी, क्यूपी क्यूवी। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब, प्रोसेस का नाम बोलो, कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नोट कर लो बेटा, सब नोट कर लो, जल्दी से नोट करो यहां तक। कांस्टेंट प्रेशर की हीट, कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अरे यार क्या बोलते हैं भाई, आइसोबैरिक बोलते हैं। तो आइसोबैरिक अगर प्रोसेस दी है तो ये फॉर्मूला लगाना, बता तो रखा है। और कांस्टेंट वॉल्यूम के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताओ, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक प्रोसेस अगर दी है तो ये फॉर्मूला जिंदाबाद, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। नोट करो जल्दी से, नोट करो। हाँ ठीक लिख रहे हो, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक ठीक है। आदित्य ठीक है बेटा, आशीष लीना आइसोबैरिक करेक्ट बेटा, पीयूष ने आइसोकोरिक वॉल्यूम के लिए बता दिया ठीक है। शिवम गुड बेटा, आइसोकोरिक। तो वही बात बता रहा हूं बेटा, आइसोबैरिक में ये फॉर्मूला, आइसोकोरिक में ये फॉर्मूला चलेगा आपका। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा जनरल हो गया, उसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं करते, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको खाली स्पेसिफिक हीट ही रहने देते हैं। ये केमिस्ट्री वाले दो पार्ट में लेते हुए चलते हैं गैसियस सिस्टम के साथ, सीपी वाला और सीवी वाला, मींस आइसोबैरिक है या आइसोकोरिक है। और क्या क्या प्रोसेस बताओ, चार इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ी ना जो सिलेबस में चलना है, उन चारों के लिए हर चीज कैलकुलेट करना सीखना है। तो आइसोबैरिक का तो बता दिया मैंने, आइसोकोरिक का भी बता दिया आपको। अभी सीपी और सीवी का वैल्यू भी बताऊंगा, अभी बताऊंगा बेटा सीपी और सीवी का वैल्यू। वैसे तो क्वेश्चन में दिया होता, नहीं तो आप याद भी कर लेना, रट्टा मार लेना, कोई बात नहीं है, समझा दूंगा अभी इस चीज को बेटा। हो मैं क्या पूछ रहा था आपसे, अभी दो प्रोसेस रह गई हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है हीट कितनी होगी बताओ, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हीट का फॉर्मूला, ये तो सपोज फर्स्ट हो गई, ये सपोज सेकंड प्रोसेस हो गई, एंड सपोज बेटा थर्ड प्रोसेस इज एडियाबेटिक। एडियाबेटिक जो भी बोलना चाहो। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हीट का फॉर्मूला क्या लगाओगे, किसी को पता है तो बता दो मुझे जल्दी से, बता दो क्या लगता है भाई। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हीट का फॉर्मूला, शिवम का आंसर आ गया है। ओके ओके शिवम, अच्छा बेटा,
और कोई कुछ बोलेगा? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हीट कितना होगा? पीयूष ने भी करेक्ट बोल दिया है। अरे एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब ही कि हीट का लेना देना ही नहीं होता। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट आ जाए तो आंख बंद करके जीरो पर टिक कर देना है। क्यों कैलकुलेट करेंगे हम उसको? हाँ, एक आंख खुली रखना टिक करने के लिए, कहने का मतलब ये है हीट जीरो हो गया। देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता था। देखो कहीं ना कुछ चीज जीरो होते हुए चल रही है। आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होता है और एडियाबेटिक में हीट जीरो होती है। तो इसका तो क्वेश्चन आएगा तो सीधे जीरो टिक करना है, बिना बात के फालतू प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पक्का देगा वो। और छोटा सा कहीं पर लिख देगा एडियाबेटिक, फॉर दिस एडियाबेटिक प्रोसेस व्हाट इज द हीट? जीरो। जीरो, ठीक है बेटा। हाँ, शिवम, पीयूष, नितिन, लीना, अनुराग सबका आंसर करेक्ट है। वेरी गुड। मतलब आप ध्यान दे रहे हो, इसका मतलब फोकस है यहां पर। अब और एक चीज पूछता हूं आपसे, कौन सी प्रोसेस रहेगी भाई? अच्छा, आइसोथर्मल रहेगी। वाह भाई वाह। आइसोथर्मल भी बता दो, चलो मैसेज करने स्टार्ट करो। आइसोथर्मल के लिए हीट हीट हीट, आइसोथर्मल के लिए हीट क्या लगता है? क्या लगता है? क्या लगता है? अच्छा, शिवम कह रहा है ओके। हाँ आदित्य बेटा, आप शायद हो सकता है आपने चैप्टर आगे का कुछ पढ़ रखा है तो आप आगे चले गए हो इसमें। ठीक है। ओके। ओके गुड बेटा। अनुराग एब्सल्यूट। हम्म। मैं ये चाह रहा हूं कि कुछ गलत बात बोलो, जैसे शिवम ने कंफ्यूजन पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगाया है। मैं इसी चीज का, मैं इसलिए पूछता हूं बेटा कि देखो कोई भी बात अगर कुछ मन में आ रही है तो बोलना सीखो उस चीज को। नितिन बोल रहा है कि टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बिल्कुल बेटा, टी तो कांस्टेंट है, तो क्या लग रहा है हीट क्या होगा? लीना बोल रही एब्सल्यूट। एब्सल्यूट का मतलब क्या कहना चाह रहे हो बेटा? थोड़ा इलाबरेट करके बताओगे? अनुराग, लीना दोनों के आंसर में एब्सल्यूट लिखा हुआ है। अच्छा, पीयूष भी आगे चलेगा। हाँ बेटा, देखो देखो जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें चैप्टर का रखा है वो फिर आगे की बात करते हैं, बट चलो कोई बात नहीं। अनुराग कह रहा है 273। अच्छा 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 अच्छा। नितिन ने कहा नो हीट। शिवम ने फिर से क्वेश्चन मार्क लगा के भेजा जीरो। हाँ देखो बेटा, सबके सब ध्यान से सुनो, सबके सब ध्यान से सुनो। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो हीट है वो बेसिकली समथिंग 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 इनटू डेल्टा टी है, एमएस डेल्टा टी है, एनसी डेल्टा टी है। तो सर आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी जीरो है तो हीट भी जीरो होगा? नहीं होगा। ये डेल्टा टी के साथ जो फॉर्मूला है वो सिर्फ आइसोकोरिक और आइसोबैरिक के लिए फॉर्मूला है आपका। एडियाबेटिक में जीरो होता है, आइसोथर्मल में हीट जीरो नहीं होता। नहीं तो आइसोथर्मल को मैं पहले से लिखा था कि इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, हीट भी जीरो होती है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है खाली टेम्परेचर की जिम्मेदारी नहीं है हीट का एक्सचेंज कराने की। कुछ ऐसी प्रोसेस भी होती है जहां पर हीट का एक्सचेंज होता है, लेकिन बड़ी मजेदार बात है बेटा, टेम्परेचर फिर भी कांस्टेंट रहता है। हाँ, हीट का एक्सचेंज होगा, प्रोसेस होगी, हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, बट बड़ी अजीब सी बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो पहली बात ये करेक्शन करना, ये जीरो ऐसे नहीं बनेगा आपका फॉर्मूला, इसके लिए ये वैलिड नहीं होता, ये प्रॉब्लम है इसके लिए। मींस नॉट वैलिड लिखना इसके में। क्यों नहीं होता मैं आपको इसमें बता दूं बेटा। देखो प्रॉब्लम क्या है, मैंने डायरेक्ट क्यू का फॉर्मूला नहीं बनाया था। आपने ध्यान दिया तो मैंने टॉपिक की स्टार्टिंग सी या एस से की थी, किसी एक को भी ले लो आप। सी का मतलब क्या है? इट इज क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू निकाला था। कुछ लोग सोचते हैं सर मैथमेटिक्स तो ये इज इक्वल टू ये, या दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस। ऐसा नहीं होता है हमेशा बेटा, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब डेल्टा टी जीरो, ध्यान से सुनना सबके सब बेटा, बड़ी स्पेशल बात बता रहा हूं। जब डेल्टा टी जीरो होता है बच्चों, तो अल्टीमेटली मैंने बताया क्यू तो जीरो नहीं होता। अब क्यू को जीरो से डिवाइड करोगे तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो। वैसे तो आप मैथ्स में ठीक है कि आप जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म लेते हैं, बट जनरली हम इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो मींस इन्फिनिटी। तो ये बात याद रखना कि जब आइसोथर्मल सिस्टम होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, तो उस समय हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाती है।
और जब हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाती है तो इस इनफाइनाइट को इससे मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू कैसे आएगा बताओ जी। मतलब ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं हो रहा, कहना ये चाहिए इस समय आपका। सो इफ समवन आस्क यू बेटा कि आइसोथर्मल के लिए हीट कैपेसिटी कितना होता है, तो हीट कैपेसिटी बोलना इनफाइनाइट होता है। तो बोले हीट कितना होता है, बोले हीट इसके फॉर्मूले से नहीं आ सकता क्योंकि इसका एक टर्म इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, ऐसी फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है, उसमें फॉर्मूला नहीं लग पाता। बोले फिर कैसे करोगे, बोले उसको समझने के लिए आपको अभी एक दो क्लासेस का वेट करना पड़ेगा। यस बेटा, आगे अभी जो कुछ और टर्म आने वाले हैं, उन टर्म के हिसाब से मैं फिर हीट निकालना बताऊंगा। कौन से प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल के लिए। तो आइसोथर्मल में बेटा ये वाले टॉपिक के फॉर्मूले नहीं चलते, बट इतना याद रखना कि आइसोथर्मल में हीट ऐसे जीरो नहीं होता। अब बाई चांस कहीं जीरो हो वो एक बात अलग रही, लेकिन जनरली जीरो ऐसे नहीं होता। सबने नोट कर लिया इस बात को बेटा, इस बात को लिखा सही से, इनफाइनाइट होता है, पूरा नोट डाउन कर लो बेटा। सो फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ हीट। Formula is not applicable for calculation of heat. Formula is not applicable for calculation of heat. ठीक है, तो अब ये कभी नहीं बोलना कि हीट नहीं होगी, हीट होगी, हीट होगी। बाई चांस जीरो हो जाए तो पता लगे हीट होगी। हीट कैसे निकलेगी मैंने बताया बेटा, वो अभी दो क्लास का वेट कर लो, आगे आर्टिकल आने वाला। 12th के स्टूडेंट कुछ इस बात को समझ रहे हैं, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैलकुलेट होता है आपका। हाँ आदित्य बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, वर्क डन में हीट चला जाता है, करेक्ट है बेटा, ऐसी कुछ होता है। हाँ शिवम सर कोई एग्जांपल, अरे बता रहा हूँ शिवम, मैं नोट करने के लिए वेट कर रहा हूँ बेटा आप लोगों का, बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। नोट किया भाई सबने, देखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। अरे मेल्टिंग हो रही है, सपोज मेल्ट करा रहे हो सॉलिड को या आइस को लिक्विड में ट्रांसफर कर रहे हो, सॉरी ये लिक्विड है, लिक्विड है, आइस से सॉलिड फॉर्म में आपके पास, आइस को हीट करते हो नहीं करते हो बताओ, हीट सप्लाई करते हो, वो लिक्विड में ट्रांसफर हो जाता है, या लिक्विड को फर्दर हीट सप्लाई करते हो, बॉईल करना शुरू करते हो और ये वेपर में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। तो आपको पता है नहीं, मैंने लिखवाया भी था कहीं कि जब भी कोई फेज चेंज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, लिखाया है कहीं पर मैंने, शायद वर्क डन में लिखवाया था। तो जो भी बेटा ड्यूरिंग फेज चेंज मींस जब जिस मोमेंट पे सॉलिड धीरे धीरे मेल्ट हो रहा होता है ना बेटा, तो मेल्टिंग के ड्यूरेशन में टेम्परेचर नहीं चेंज होता, हाँ हीट सप्लाई होती है, क्योंकि आपको पता वो हीट कहां वेस्ट हो जाती है, उस मोमेंट पे जो भी हीट आप आइस को या सॉलिड को दे रहे हो वो उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में ब्रेक हो जाती है, जिससे बॉन्ड थोड़ा वीक होकर लिक्विड हो जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जाती है वो खाली बॉन्ड को इधर उधर करने में वेस्ट होगी, बॉन्ड को इधर उधर करने में वेस्ट होगी। अब बॉन्ड का और क्या मीनिंग होता है आगे कभी और बताऊंगा, अभी इजी वे में बताया मैंने आपको। ऐसे बेटा जब लिक्विड को गैस या वेपर में चेंज करते हो, बॉयल कराते हो, हीट तो सप्लाई होती है बेटा, बट ड्यूरिंग बॉइलिंग और ड्यूरिंग वेपराइजेशन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मींस इन दोनों प्रोसेस में, इनके उल्टे प्रोसेस नहीं हो बेटा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ फिजिकल स्टेट पे फर्क पड़ता है। उस फिजिकल स्टेट के बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी मींस हीट का लॉस हो जाता है, हीट सारी की सारी वेस्ट हो जाती है लिक्विड को गैस में ट्रांसफर करने में। लेकिन जिस मोमेंट पे बेटा लिक्विड वेपर में ट्रांसफर हो रहा होता है उस ड्यूरेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्टेंस होता है, कहीं पर अगर आपने पढ़ा हो तो बेटा। जब फ्रीजिंग या मेल्टिंग होती है तो उस ड्यूरेशन में अगर आपके पास लिक्विड है तो वो भी 0 डिग्री का होगा, और जो आइस है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस की होगी। बस इसको इधर कन्वर्ट करना, तो अल्टीमेटली इसमें से हीट निकाल दो तो लिक्विड सॉलिड में ट्रांसफर हो जाएगा, या सॉलिड को हीट दे दो बेटा तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हीट किसी और चीजों में वेस्ट हो रही है, वेस्ट हो रही है बॉन्ड को तोड़ने में वेस्ट हो रही है, कुछ और बाइंडिंग फोर्सेस को तोड़ने में वेस्ट हो रही है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? एग्जाम्पल क्या है बेटा, ये आपके पास सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये फेज चेंज का मेन एग्जाम्पल है इसका। अब इस मोमेंट पे जो हीट दी जा रही है, इस हीट को क्या कहते हैं भाई, इस हीट को क्या कहते हैं बताओ? ये तो पक्का आपने 9th 10th से 8th से पढ़ा होगा भाई, ये तो बचपन में छोटी छोटी क्लासेस में बता देते हैं
कि जब फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो उस मोमेंट पे जो हीट ट्रांसफर होती है, वो हीट जो अल्टीमेटली कौन सी हीट में चली जाती है, उस हीट को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बोलो बोलो बोलो। यहां पर भी एक कुछ, हाँ कुछ आंसर आने शुरू हो गए। वेरी गुड अनुराग, यस। आदित्य वेरी गुड। शिवम, लीना यस। अब तुम समझ गए। तो कॉन्सेप्ट से जाओ ना बेटा, हर चीज का बिल्कुल कॉन्सेप्ट देखो कि यार क्या चीज से जो है। अब कभी कोई जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं बचेगा। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, यही चाहिए, यही चाहिए, लेटेंट हीट। हाँ, तो लेटेंट हीट जो होती है बेटा, वो बॉन्ड को ब्रेक करने में वेस्ट होती है, टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आती है। सो दिस हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट बेटा पर यूनिट मास होती है। जैसे स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट भी पर यूनिट मास थी, तो ये भी पर यूनिट मास होती है, बट इसमें पर यूनिट टेम्परेचर नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर का तो रोल ही खत्म हो गया, कांस्टेंट है। तो लेटेंट हीट कोई पूछे तो भाई क्या है, ये भी एक तरह से हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम है। कितना सिस्टम? अरे पर यूनिट मास ऑफ सिस्टम। हाँ, पर यूनिट टेम्परेचर मत बोलना, क्योंकि टेम्परेचर का टर्म आ जाएगा, फिर से इनफाइनाइट बन जाएगा, कहानी फिर गड़बड़ कर जाएगी। तो इसमें टेम्परेचर नहीं होता। ये साइंटिस्ट ने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फॉर्मूला नया बनाया था ऐसी प्रोसेस के लिए जिसमें फेज चेंज होता है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा, अच्छा यहां से हीट निकालो, कितना आएगा? हीट का फॉर्मूला बनाना है तो सो Q इज इक्वल टू आ जाएगा, ऐसे कंडीशन में आप हीट का फॉर्मूला लगाएंगे M इंटू एल। M इंटू एल। M इज द मास, पता ही है M क्या होता है। L क्या है? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। अब ये बेटा अलग अलग टाइप के प्रोसेस के लिए अलग अलग टाइप का नाम इसका हो जाएगा। जैसे ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर करना है, इसको क्या बोलते हो आप? मेल्टिंग तो जनरल बोलते हैं ना। टेक्निकली मेल्टिंग नहीं अच्छा लगता है बेटा, टेक्निकली इसको फ्यूजन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ए फ्यूजन, फ्यूजन, फ्यूजन बोलते हैं बेटा इसको। तो जो करस्पॉन्डिंग लेटेंट हीट होगा ना, उसको भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाएगा। ये थोड़ा नोट कर लेना बेटा, जरा मैं कुछ और बात बोल रहा था, जरा नोट कर लो, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो उसको। हाँ ठीक है पीयूष बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वगैरह वगैरह वगैरह, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। सो लेटेंट हीट भी बेटा जो अल्टीमेटली आपकी जो अलग टाइप की हो जाएगी, जैसे डिपेंड करेगा कौन सी प्रोसेस है। आप सॉलिड से लिक्विड में किसी को ट्रांसफर करना चाह रहे हो, सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर करना चाह रहे हो, सो इस ट्रांसफर को हमने नाम दिया फ्यूजन। मेल्टिंग मत बोलना बेटा, साइंटिफिकली टेक्निकली मेल्टिंग नहीं बोलते। हाँ ठीक है, नॉर्मल डेली लाइफ में हम उसको मेल्टिंग बोलते हैं। सो दिस इज करस्पॉन्डिंग लेटेंट हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे नाम चेंज कर देना है बस। ऐसे ही आप सपोज करो कि लिक्विड को वेपर में ट्रांसफर कर रहे हो, तो वैसे तो हम जनरली क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग हो रहा है। बॉइलिंग वर्ड नहीं बोलते इसको बेटा, वेपराइजेशन बोल देते हैं, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। सो जो करस्पॉन्डिंग लेटेंट हीट होगी उसका भी नाम ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ऐसी और क्या प्रोसेस हो सकती है? इनका उल्टा प्रोसेस भी समझ सकते हो बेटा। अरे उल्टा प्रोसेस भी तो हो सकता है, क्या हो गया उसमें ऐसा? उल्टा प्रोसेस क्या होगा बताओ? उल्टा प्रोसेस है आपके पास लिक्विड को सॉलिड में ट्रांसफर करना है। क्या बोलते हो इसको? फ्रीजिंग बोलते हो। यहां बेटा क्या बोलेंगे इसको? सॉलिडिफिकेशन। टेक्निकली सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड में कन्वर्ट करना मींस सॉलिडिफिकेशन बोला जाता है बेटा, सॉलिडिफिकेशन। इसका जो लेटेंट हीट होगा उसको लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन बोल देंगे। खाली नाम बना दिए अलग अलग प्रोसेस के बेसिस पर। ये सब लेटेंट हीट है, फिजिकल स्टेट चेंज होने में लेटेंट हीट यूज होती है। फिजिकल स्टेट चेंज होने में लेटेंट हीट यूज होती है, स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी यूज नहीं होती। ऐसी इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? वेपर को ऑपोजिट करो तो क्या होता है? वेपर को लिक्विड में ट्रांसफर करना तो क्या कंडेंस करते हो ना, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। सो करस्पॉन्डिंग लेटेंट हीट को कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी बोल देते हैं, या इसको कुछ लोग लिक्विफेक्शन भी बोल देते हैं। कंडेंसेशन भी ठीक है, कंडेंसेशन, या बेटा इसको लिक्विफेक्शन भी बोलते हैं, लिक्विफेक्शन।
मींस लिक्विड में ट्रांसफर कर रहे हो। बेटा लिक्विफिकेशन नहीं होता, लिक्विफिकेशन रॉन्ग वर्ड है, कुछ बुक्स वाले लिखते हैं लिक्विफिकेशन, बेटा ग्रामेटिकली रॉन्ग वर्ड है, लिक्विफेक्शन होता है वो। मुंह से लोग बोल देते हैं लिक्विफिकेशन, मेरे भी मुंह से निकल जाता है, बट वो एक्चुअली लिक्विफेक्शन होता है, लिक्विड में ट्रांसफर करना। अच्छा एक और तो बताओ जरा, एक डायरेक्ट पे तो बताओ, देखिए आप में से कितने को पता है, नोट हो गया बेटा ये सब। एक और यहां लिख देता हूं मैं जो डायरेक्ट बात कर रहा हूं, फिफ्थ, सपोज सॉलिड से डायरेक्टली गैस में किसी को ट्रांसफर कर दें, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैसेज करो जल्दी से। सॉलिड टू गैस डायरेक्ट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज, सॉलिड टू गैस डायरेक्ट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज, हाँ आदित्य बेटा 9th क्लास में बुक में एक्सप्लेनेशन था लेटेंट हीट का, बिल्कुल बेटा छोटी क्लासेस में कहीं ना कहीं रहता है, 8th 9th 10th में जहां भी आपने पढ़ा होगा। अच्छा आदित्य कह रहा है सब्लिमेशन, करेक्ट करेक्ट, हाँ नितिन, प्रिंस, आशीष, शिवम, सबका आंसर, लीना का आंसर सबका करेक्ट है। सॉलिड टू गैस डायरेक्ट बेटा सब्लिमेशन, वेरी गुड वेरी गुड, सब्लिमेशन। तो बेटा इसका लेटेंट हीट जो है इसी के नाम से हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन बोल देना उसको, ठीक है। अच्छा मींस लेटेंट हीट के नाम से पता चल जाएगा बेटा प्रोसेस क्या हो रही है, वो नहीं भी बोले कि मैं लिक्विड को वेपर में ट्रांसफर कर रहा हूं या किसको, अगर उसने बोल दिया कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन किस पे लगता है आपको पता है, यहां पे लगता है। लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन आपको पता है ये प्रोसेस हो रही होगी, इसलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूं। अच्छा इसका उल्टा बताओ तो क्या होता है, अब देखते हैं कितने को पता है इसका उल्टा क्या होता है। गैस या वेपर को, जो भी गैस और वेपर जैसे भी बात कर रहे हो आप जो, इसको सॉलिड में ट्रांसफर करना होगा, इसको क्या कहते हैं जरा मैसेज करो तो। थोड़ा कंफ्यूजन है इसके नाम पर, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है, बट ठीक है देखते हैं। शिवम नहीं बेटा 9 o'clock तक, ये 9:15 का जो क्लास होगा बेटा आपको मैंने मैसेज कन्वे किया ग्रुप में कि वो आपका नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड चलेगा, इस संडे तक सिर्फ 8 to 9 क्लास है, इस संडे तक 8 to 9 क्लास है बेटा, बस टाइम पूरा होने चाहिए। जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर तो कर दो जल्दी से। नितिन आदित्य होर फ्रॉस्ट, ओके सब्लिमेशन, सब्लिमेशन अनुराग सब्लिमेशन कह रहा है, हाँ इसमें एक्चुअली में, हाँ शिवम का आंसर मुझे मोर अप्रोप्रिएट लग रहा है। इसमें बेटा क्या है कि थोड़ा सा है कंफ्यूजन, कुछ लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं इसको, बट जनरली इसको जैसे गैस सॉलिड फॉर्म में जब बनेगी तो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल हैवी होते हैं, तो इस वजह से शायद इसको मैंने देखा है कुछ बुक में इसको डिपोजिशन लिखा हुआ है। मैं ये नहीं, मैं भी श्योर नहीं हूं इस पर, डिपोजिशन ही बोलते हैं जनरली तो, लेकिन कुछ और भी इसके नाम चलते हैं, तो आई एम नॉट श्योर। जो बात है वो एक्चुअल बात बता रहा हूं बेटा कि डिपोजिशन वैसे मोर अप्रोप्रिएट है, बट बाकी नाम भी चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब्लिमेशन बेटा, सब्लिमेशन देखो बोलने को तो कह सकते हो कि जितना सब्लिमेशन में सप्लाई हुआ उल्टा हीट भी उतना ही होगा, लोग ऐसा समझा देते हैं, वो बात ठीक है बेटा। जैसे ऊपर की भी जो हीट थी ना, जैसे वेपराइजेशन में जितना हीट लगा उसका उल्टा कंडेंसेशन में उतना ही हीट आपका रिलीज हो जाएगा, तो लोग कह देते हैं कि भाई इसका उल्टा भी जो सब्लिमेशन वाला ही लेटेंट हीट लगा देना, ऐसे बोल देते हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह पर, बट बेटा उल्टी प्रोसेस को सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं बोलते, बोला डिपोजिशन जाता है इसको। सब्लिमेशन के इक्वली होता है, एल सब्लिमेशन इज इक्वल टू एल डिपोजिशन, ठीक है वही चीज है बेटा। अच्छा एनसीईआरटी ने सब्लिमेशन ही मार्क कर रखा है 9th में, ठीक है चलो, बट बेटा वो नाम तो बदलने चाहिए ना, प्रोसेस अगर बदल गई तो। मैं जो कह रहा हूं वो सही है कि लेटेंट हीट ऑफ डिपोजिशन इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये तो होता है, तो ऐसे समझा देते हैं। वही बात है कि मुझे जब कंफ्यूजन है, एनसीईआरटी बनाने वालों को भी कंफ्यूजन होगा, तो इसका बहुत क्लियर कट नाम नहीं पता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसा डिस्कस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और ना आपस में कि ये गलत है वो गलत है, सब ठीक है। तो बेटा ये लेटेंट हीट की बात होगी, जिसमें आपको फॉर्मूला में फिर से एक बार मास्टर फॉर्मूला कंक्लूड करते हुए लिख देता हूं कि हीट का जब फॉर्मूला यूज करेंगे फेज चेंज के लिए, फॉर एनी फेज चेंज यू विल अप्लाई m इंटू एल, बस m इंटू एल। ये क्वेश्चन में लेटेंट हीट दिया होगा आपको जो। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सीपी और सीवी की वैल्यूज बताऊंगा बेटा, कुछ गैसेस के लिए सीपी और सीवीएस की वैल्यूज बता दूंगा, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया तो हम उसको यूज कर लेंगे,
ठीक है बेटा। सो लेटेंट हीट का वैल्यू जनरली वैसे तो दिया होता है, नहीं तो वाटर का याद रखो, वाटर का कितना होता है लेटेंट हीट जो है, दिस इज 1 कैलोरी पर ग्राम, नहीं नहीं नहीं, वो तो स्पेसिफिक हीट होता है, सॉरी 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 सॉरी, मुझे याद नहीं कितना होता है, कोई बताएगा? वाटर का लेटेंट हीट जो है आपका, वाटर 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 का लेटेंट हीट मुझे याद नहीं आ रहा कितना होता है वाटर का लेटेंट हीट बच्चे, वाटर का लेटेंट हीट, अरे कौन सा वाला लेटेंट हीट, अरे मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ बेटा, सॉरी सॉरी। एक्चुअली लेटेंट हीट नहीं, स्पेसिफिक हीट बताना चाहता, सॉरी। वाटर का स्पेसिफिक हीट इतना होता है, स्पेसिफिक, लेटेंट हीट तो इतनी सारी हम कैसे बता सकते हैं वाटर का। वाटर का स्पेसिफिक हीट जो होता है ना बेटा, ये चाहे तो याद रखना, ये होता है आपका 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलोरी में 1 हो जाएगा, जूल में 4.18 हो जाएगा, और बाकी सीपी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। चलो बेटा आज का लेक्चर यहीं पर कंक्लूड करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कल बात करेंगे, ओके। और असाइनमेंट भाई जरूर सॉल्व करो, मुझे बार बार बोलना पड़ा, बहुत ही गलत बात है बेटा, असाइनमेंट सॉल्व करो सबके सब जो, जरा रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लो बेटा, वो आप ही लोगों के लिए मैंने किया है, ऐसा कुछ थोड़ी ना कि सर खाली हम लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है, हम नहीं करेंगे करके। जब क्लास अटेंड करो बेटा तो साथ ही साथ जो असाइनमेंट भी सॉल्व करते हुए चलो, ठीक है। चलो सी यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।